लाइव दिखने लगा है एंड लाइव वीडियो लेफ्ट साइड दिखने लगा है। ओके, नमस्कार दोस्तों। आज महिला शक्ति केंद्र दादरा एंड नगर हवेली एवं दमन एंड दीव और वन स्टॉप सेंटर दादरा एंड नगर हवेली एवं दमन एंड दीव ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। जो प्रोग्राम महिला संबंधित जो स्कीमें हैं उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं आप सबको। और ये जानकारी मेनली 4 स्कीम के ऊपर होगी। वो 4 स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र और 181 विमेन हेल्पलाइन। अभी आप लोगों को लगेगा कि ये सब स्कीम की जानकारी की हमें क्या ज़रूरत है। कई लोग ऐसे भी होंगे वीडियो में लाइव जो महिला नहीं है, पुरुष है, या ऐसे भी लोग होंगे जो बच्चे हैं। पर ये जानकारी जो है वो आप सबको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल काम आने ही वाली है। और ये जो जानकारी है वो आप कहीं ना कहीं इसको आगे जाके हेल्प उनकी लेने ही वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। हमारा ये प्रयत्न है महिला शक्ति केंद्र दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव और वन स्टॉप सेंटर दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव के संयुक्त उपक्रम से हम आज ये 4 स्कीम, वापस मैं रिपीट करती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और 181 विमेन हेल्पलाइन, ये 4 मेन स्कीम जिनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। अभी भी आज के समाज में भी ऐसा सोचा जाता है कि बेटियों को क्यों पढ़ाना है, वो तो आगे जाके शादी करने वाली है, अपने ससुराल को पैसा देगी, वो कमा के उसके ससुराल को देगी, हमको उसमें क्या मिलने वाला है। पर मुझे ये लगता है कि ये सोच गलत है। ये सोच गलत इसलिए है, आपको आपकी बेटी को इसलिए नहीं पढ़ाना है कि वो आपको आके पैसा दे। आपको उसको इसलिए पढ़ाना है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुश्किल आए तो वो अपने आप को अपा बेचारी ना समझे, अकेली ना समझे। वो ऐसा समझे कि मेरे पास डिग्री है, एटलीस्ट मैंने कुछ काम तो सीखा हुआ है जिसके बिना पे मैं आगे जाके कुछ भी कमा सकती हूँ, अपने खुद के पैरों पे खड़ी रह सकती हूँ। नहीं कि मुझे मेरी पूरी जिंदगी मेरे मम्मी पापा के घर पे या भाई भाभी के पास जाके ही बितानी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हर बेटी पढ़ेगी ही या बहुत अच्छा पढ़ाई में है तो बहुत अच्छा पढ़ेगी, बहुत स्कोर करेगी या डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। और यही सूचना लड़कों के लिए भी है कि हर लड़का पढ़ेगा ही या पढ़े ही, ऐसा मैं कतई नहीं कहती। पर मैं ऐसा जरूर कहती हूँ कि हर लड़की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर कोई कुछ ना कुछ अपने आप कमाएगा, आत्मनिर्भर बनेगा, खुद से कमाएगा, खुद को इतना कैपेबल बनाएगा कि वो खुद कुछ कमा के अपना गुजारा कर सके। ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के भी लिए है। लड़कियां तब अपने आप को अकेला फील करती है या अकेला महसूस करती है जब, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के घर पे भी, किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, पर जब आपकी लड़की का पति अगर एक्सपायर हो जाता है, आपका दामाद को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, जब वो उसकी नौकरी चली जाती है। अभी तो महंगाई भी इतनी है, महंगाई भी इतनी है कि 2 लोग कमाएंगे नहीं तो अच्छा सा बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएंगे, अच्छा सा खाना भी नहीं खा पाएंगे, अच्छे से अस्पताल में इलाज भी नहीं करा पाएंगे। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कोई पढ़े या सब कोई कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग ही ले या कुछ कोर्स ही करे, खुद का दुकान भी खोल सकते हैं। जैसे अभी दादरा नगर हवेली में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ट्राइफेड बाम्बू पेंटिंग है और जो ट्राइबल आर्ट है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ऐसी ट्रेनिंग लेके आप खुद अपना सामान भी बना सकते हो और उसको भी दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव प्रशासन का ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट लिंक कर रहा है कि आपको बेचने भी नहीं जाना पड़ेगा, आपकी जो आपके शॉप से भी टाई अप कर देगा ट्राइफेड करके। तो मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी बिजनेस करो। आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट कुछ और ही होता है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, पर आप उसको उसके इंटरेस्ट में डालो। बच्चों को कई बार नहीं पता होता है कि उनको क्या बहुत पसंद है,
और कहीं ना कहीं हम अपनी बातें थोपते रहते हैं उनके ऊपर। तो आप ट्राई कीजिए कि बस आप तो ऑब्जर्व कर सकते हो एज अ पेरेंट कि इसमें क्या खासियत है। वो ड्राइंग अच्छा करता है वो आपको तो पता है, तो मोटिवेट ही उसको उसमें आगे बढ़ाइए। मैं हमेशा मेरे मेरे सेशन में मेरे बच्चों को ऐसा बोलती हूँ कि जैसे स्कूल्स में जाते हैं हम लेक्चर लेने के लिए, तो बच्चों को बहुत शौक होता है हेयर स्टाइल करने का, हेयर स्टाइल बदलते रहते हैं। और ये हेयर स्टाइल का थोड़ा बहुत चेंज मैंने देखा है कि यो यो हनी सिंह के गाने देख देख के लोगों में आया है कि वो बार बार हेयर स्टाइल बदलता है, तो बच्चों को भी ऐसा होता है कि हमको भी इस बार हेयर स्टाइल बदलनी है। कई घरों में उसके लिए झगड़े भी हुए होंगे, ये मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसी हेयर स्टाइल करनी है, वैसी हेयर स्टाइल करनी है। तो मैं हमेशा मेरे बच्चों को ऐसा बोलती हूँ स्कूल्स में जाती हूँ तो कि आप બાર્બર બનો। ગુજરાતીમાં એને વાણંદ કહેવાય, નાઈ કહેવાય હિન્દીમાં, અને ઇંગ્લિશમાં બાર્બર કહેવાય। તો આપ અગર ગુજરાતીમાં તો એવું પણ કહીએ આપણે મસ્તી મસ્તીમાં કે હજામ જેવો છે, એટલે ઓછું આવડે છે, ઓછું ભણેલો છે, એવું આપણે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન રાખીએ। તો मारू कहवानो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बार्बर बनो, उसमें भी मुझे ये तो एग्जाम्पल है, किसी को उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली द एग्जाम्पल कि लोगों को हम मोटिवेट कर सके। आप बार्बर बनो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यो यो हनी सिंह की गाड़ी आपकी दुकान पे बाल कटाने आनी चाहिए, आप इतने अच्छे बार्बर होने चाहिए। आप टेलरिंग का सीखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके जैसा फिटिंग, आपके जैसा काम और कोई दे नहीं पाना चाहिए। लोग 10 रुपये ज्यादा दे के भी आपके पास आए, और लोग आप 2 दिन बाद में अगर आप काम खत्म करके दो तो वेट भी करें, इतना अच्छा काम आपको करना चाहिए। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप वो एरिया में अपने इंटरेस्ट से पढ़ोगे या सीखोगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी कपल, कोई भी इंसान ऐसा है, जैसे दादरा नगर हवेली में देखा गया है कि बहुत ज्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं दिखते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बाहर जाके, आउट स्टेट में जाके, गुजरात में जाके और जगह पे जाके करवा आते हैं। पर अगर आपको ऐसा पता भी चलता है कि किसी ने ऐसा किया है या कोई ऐसा कर रहा है, तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, महिला शक्ति केंद्र दादरा नगर हवेली को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। और 108 पे, 104 पे, 100 पुलिस हेल्पलाइन पे, 104 हेल्थ हेल्पलाइन है, 181 महिला हेल्पलाइन है। तो आप किसी पे भी ये बाबत की जानकारी दे दीजिए कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है या यहाँ पे ऐसा हुआ है। आपको लगेगा कि मैं क्यों बताऊं, और मैं बताऊंगा तो बाजू वाला मेरे साथ झगड़ा करेगा, पर आप इसमें ये बात रख सकते हो कि मेरा नाम गुप्त रखना है, आपका कोई नाम रिवील नहीं किया जाएगा। अभी दूसरी बात हम करते हैं महिला शक्ति केंद्र की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने बोला कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप भी देते हैं उसके लिए, ST SC लोगों के लिए, OBC लोगों के लिए स्कॉलरशिप भी है, और पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट भी है बाहर। तो अगर आप कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमको आके मिलिए महिला शक्ति केंद्र में। आप चाहो तो ये 181 वीमेन हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछिए कि हमको ये योजना की जानकारी चाहिए है। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिला शक्ति केंद्र का काम ही यही है कि महिला रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है, महिला रिलेटेड जितनी भी योजनाएं है, उसको लोगों तक पहुंचाना। आपको अगर महिला संबंधित कोई भी योजना की पूरी माहिती चाहिए, जानकारी चाहिए, उसका आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपको कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप हमको आके मिल सकते हैं दादरा नगर हवेली में महिला शक्ति केंद्र लेखा भवन में। आप लोग शायद, मुझे पता है तब तक स्टैम्प पेपर लेने आते हो, वही लेखा भवन में ऊपर तीसरे माले पे रूम नंबर 309 में महिला शक्ति केंद्र कार्यरत है। अगर हम दमन में देखने जाए तो दमन में कलेक्टर ऑफिस में महिला शक्ति केंद्र कार्यरत है, और दीव में देखने जाए तो CDPO ऑफिस कचरा कॉलोनी में महिला शक्ति केंद्र कार्यरत है। आपको कोई भी महिला संबंधित स्कीम की जानकारी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमको आके मिल सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो। तो महिला शक्ति केंद्र करता क्या है, आप लोगों को मदद करता है ऐसी सब स्कीमों का लाभ दिलवाने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और सब स्कीम जो है महिला रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, उसका अमलीकरण, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका पूरा जिम्मेदारी महिला शक्ति केंद्र का होता है। तो मैंने आपको उसके एड्रेस भी बता दिए, मैं वापस रिपीट करती हूँ एड्रेस।
दादरा नगर हवेली में लेखा भवन में रूम नंबर 309 थर्ड फ्लोर पे महिला शक्ति केंद्र कार्यरत है। दमन एंड दीव में, दमन में अगर देखें तो कलेक्टर ऑफिस में वो कार्यरत है और दीव में सीडीपीओ ऑफिस कचरा कॉलोनी में वो कार्यरत है। अभी हम बात करेंगे महिला शक्ति केंद्र की। बात तो हमने कर ली। अब तक महिला शक्ति केंद्र ने क्या काम किया है वो थोड़ा अगर आपको जानना हो तो मैं बता सकती हूँ कि 150 से ऊपर महिला शक्ति केंद्र ने प्रोग्राम्स किए हैं, अवेयरनेस कैंपेन किया है। किस पे अवेयरनेस करते हैं हम ज्यादातर? हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो आगे चल के भारत का भविष्य बनने वाले हैं, जो खुद अभी कैरियर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं कि आपको पढ़ना है। जैसा सेशन अभी ले रहे हैं वैसा हम सेशन लेते हैं। तो स्कूल्स में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हम कॉलेज में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कम्युनिटी में जाके कई आंगनवाड़ी वर्करों पे बहनों को जमा करके हमने प्रोग्राम्स किए हैं। हम चर्च में भी जाते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी जाके हमने प्रोग्राम किए हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पे अभी कोई देख रहा है मेरा लाइव सेशन, जो दादरा नगर हवेली दमन दीव में कोई एनजीओ चला रहा है, कोई ग्रुप चला रहा है जो हमसे जुड़ना चाहता है, उसको मैं तहे दिल से उनको इनवाइट करती हूँ, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जुड़िए। हम जब तक एक साथ जुड़कर काम नहीं करेंगे तब तक हम हर एक इंसान तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम आज एक इंसान को एक स्कीम का लाभ दे देंगे तो उसका जीवन सुधर जाएगा। हमको पूरा टाइम उस पर वॉच रखना पड़ेगा कि आज इसको हमने सोच लो कि हम पेंशन का भी दिलवाने का भी काम थोड़ा बहुत करते हैं हमारे डिपार्टमेंट से। हम फील्ड में जाके भी फॉर्म भरते हैं और आपको ना जाना पड़े पेंशन लेने के लिए, उसके लिए भी काम करते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे, वॉलेंटियर्स आप में से अगर कोई बनना चाहता है तो आप आके हमको हमारी ऑफिस पे मिल सकते हैं कि मैं आपके लिए वॉलेंटियरली काम करना चाहता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप सब हमसे जुड़िए, कहीं ना कहीं आप भी हमको हेल्प कर सकते हो। क्योंकि देखिए, आपके घर के बगल में अगर बाजू में अड़ोस में पड़ोस में कोई अगर कल मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो किसी के आजू बाजू में, पर अगर कोई लेडी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसको इतना होश नहीं रहेगा कि वो ये स्कीम का लाभ ले या ये लेने जाए, क्योंकि उसकी इतनी हालत भी नहीं होगी, उसको इतना पता भी नहीं होगा। पर आपने तो सेशन सुना है, आपको तो पता है, तो आप 10-12 दिन के बाद जब उसकी थोड़ी अच्छी परिस्थिति हो बात करने की, तो आप उसको बोल सकते हो कि बहन जी हम आपका ये फॉर्म भर सकते हैं, ये ऑफिस में आप जा सकते हो। तो आप खुद भी एजेंट ऑफ चेंज बन सकते हो, आप खुद किसी का जीवन बदल सकते हो। मैंने एक प्रयास भी किया था कि दादरा नगर हवेली की जितनी भी एनजीओज है उनको मैं मेरे डिपार्टमेंट के साथ जोड़ूं और वो मेरे लिए ऐसे ही अगर कुछ भी माहिती आती है उनके नजदीक में तो हमारे तक पहुंचाए। आप भी पहुंचा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैडम आपने तो बोला था पर मेरी तो रात को बात हुई तो मैं कैसे आपको माहिती देता, आपने तो ऑफिस का एड्रेस दिया था। तो 181 वीमेन हेल्पलाइन 24/7, अगेन रिपीट 181 वीमेन हेल्पलाइन 24/7 वो चलती हेल्पलाइन है। और वो हेल्पलाइन पे आप कोई भी योजना की माहिती चाहिए आपको, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर वो दूसरा उसका लाभ क्या है मैं आगे जाके बताने वाली हूँ, पर आपको अगर किसी को कोई नंबर देना है, आप खुद भी एड्रेस भूल जाते हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आप ये नंबर पे 181 वीमेन हेल्पलाइन पे कॉल करके ऐसा पूछ सकते हो कि हमें महिला शक्ति केंद्र का एड्रेस दे दीजिए। तो वहां से भी आपको वो एड्रेस वापस मिल जाएगा अगर आप भूल जाते हो तो। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि गुजराती में ऐसा कहवत है आंगड़ी चिंधियानु पुण्य, मतलब आप अगर किसी को सही रास्ता भी दिखा देते हो ना तो उसका भी पुण्य लगता है आपको। हमेशा हम ऐसा नहीं सोचते कि बाजू में ऐसा हुआ है तो मुझे क्या लगता है, मेरा क्या जाता है उसमें, है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं कैसे किसी को भी काम आ सकूं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डेली आप कुछ ना कुछ किसी के लिए अच्छा करने चाहिए, पर जब आप देखते हो, आप सुनते हो, आपके सामने अगर ऐसा कुछ केस है तो हमको क्यों नहीं बोलना चाहिए, हमको जरूर से बोलना चाहिए, हमको जरूर से बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा सेंटर है जो ऐसे ऐसी मदद करता है, मेरे को ज्यादा पता नहीं है पर आप वहां जाओ तो आपको कुछ तो पता चलेगा, तो आप ऐसे गाइड कर सकते हो। तो महिला शक्ति केंद्र अभी तक
बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुका है, बहुत सारे फॉर्म्स भर चुका है और लाभ दिलवाने की ट्राई करता रहता है। और आप में से कोई भी अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो आप हमारी ऑफिस पे आके मिल सकते हो, आप वॉलंटियर बन सकते हो। यू आर गोइंग टू बी एजेंट ऑफ चेंज इन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। आप खुद एक परिवर्तन लाने के एजेंट बन सकते हो। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है अगेन, जो भी एनजीओ, जो भी वॉलंटियर, ऐसा नहीं है कि एनजीओ ही जुड़ सकती है, अगर कोई स्टूडेंट है तो भी जुड़ सकता है। जैसे नेहरू युवा केंद्र से मेरी बात चल रही है, वो जुड़ना चाहते हैं, तो बात ये है कि आप में वो करने की धगस होनी चाहिए। आप अगर खुद सीखोगे, पढ़ोगे, जानोगे तो ही दूसरों को बता पाओगे, पहले तो आपको भी पता होना चाहिए। अभी बात करते हैं, मैंने महिला शक्ति केंद्र की बात कर दी, मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर दी। अभी हम बात करेंगे वन स्टॉप सेंटर और 181 की। वन स्टॉप सेंटर क्या है? वन स्टॉप सेंटर सखी करके भी उसको जाना जाता है और सखी वन स्टॉप सेंटर भी कहते हैं। इसका नाम ही सखी है, ये मित्र है आपकी, फ्रेंड है आपकी। किसकी? आपकी मतलब किसकी? महिलाओं की फ्रेंड है, पुरुषों की नहीं है। तो मुझे दुख के साथ बताना पड़ेगा कि पुरुषों के लिए ये फ्रेंड नहीं है, ये पुरुषों की तो दुश्मन है। सखी वन स्टॉप सेंटर जो है वो पुरुषों के लिए दुश्मन जैसी है और महिलाओं के लिए दोस्त जैसी है। कैसे? आपको लगेगा कि महिलाओं को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चलो हमारी भी कोई सखी या दोस्त है। जिनका कोई दोस्त नहीं है उसके सखी दोस्त है ही है। तो ये सखी क्या करती है या ये वन स्टॉप सेंटर क्या करता है? उसका खुद का नाम ही वन स्टॉप सेंटर है या उसका खुद का नाम ही सखी है। मतलब ऐसी दोस्त जो आपको आपकी तकलीफ में मदद करेगी। और वन स्टॉप सेंटर मतलब एक ही सेंटर पे आपको सब फैसिलिटी मिलती है। पहले मैं सखी का पार्ट समझाऊंगी, बाद में वन स्टॉप सेंटर का बात समझाऊंगी। दोस्त क्या करता है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो आपकी जरूरत के वक्त काम आए वही आपका मित्र। आपको जब जरूरत होगी, आपको जब ऐसा लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, मैं ट्रबल में हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तब आपको हेल्प करने के लिए मेरा सखी है वन स्टॉप सेंटर, चाहे वो दमन में हो, दादरा नगर हवेली में हो या दीव में हो, बैठा है। और आप, मैं हर महिला को कहना चाहती हूँ, दादरा नगर हवेली, दमन, दीव एंड रादर ये तो पूरे भारत में है ऐसे सेंटर। तो मैं हर महिला को कहना चाहती हूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो अभी ये सेशन, अगर आप भारत के हो और भारत में ये सेशन देख रहे हो, तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये वन स्टॉप सेंटर कार्यरत होगा ही होगा। और इसकी डायरेक्टरी भी आपको एक सखी.gov.in करके वेबसाइट है, उस पर उसकी डायरेक्टरी भी मिल जाएगी। तो मुझे जो कहना है, ये जो सखी जो है वो कैसे है, क्या है? अगर भारत की कोई भी महिला, दादरा नगर हवेली दमन दीव की कोई भी महिला कोई भी प्रॉब्लम में है तो ये सेंटर की मुलाकात ले सकती है। सखी इसलिए है कि आपकी बात सुनती है। आपको पति ने मारा है तो हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो देखा गया है उसमें ऐसा देखा गया है कि महिलाएं, और खास करके अगर लोअर मिडिल क्लास की या लोअर क्लास की महिलाएं हैं, वो तो फिर भी चलो पति को सामने बोल देती है, पति को भी कभी मार देती है या बोल देती है, गाली भी दे देती है या बात भी कर लेती है या गुस्सा भी जायज कर लेती है। मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर ऐसा सोचती है कि मेरे, नहीं, हमारे घर की इज्जत जाएगी, नहीं, मेरे सास ससुर को नहीं पता चलना चाहिए, मैं सह लूंगी, मेरे मम्मी पापा अगर ऐसा पता चलेगा तो पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा, मम्मी की वैसे भी तबीयत खराब रहती है, पापा की वैसे भी तबीयत खराब रहती है, तो मुझे मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं बताना है और मुझे मेरे साथ जो हो रहा है उसको सहन करता ही रहना है। और इसको कहीं ना कहीं हमारा नो डाउट पुरुष समाज, पैट्रियार्की समाज है, वो ऐसा समझ लेता है कि वीमेन आर बॉर्न टू टॉलरेट, विमेन सहन करने के लिए ही जन्म लेती है, जैसा कि नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हर पुरुष ऐसा सोचता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है, पर बिकॉज कि हम पैट्रियार्की सोसाइटी में रहते हैं और जन्मे और पले बड़े हुए हैं, ज्यादातर इंसान की जो पढ़ा लिखा है, वो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बीवी को एक साथ उसके साथ काम करते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत कम है ऐसे, बहुत कम है। ज्यादातर हम जो देखते हैं या हमको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप रिच क्लास में हो तो भी कहीं ना कहीं मेंटल हैरेसमेंट आपको
हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ वो होगा ही। या आपकी जो घर पे काम वाली आती है, आपके घर पे जो गार्डनर आता है, उनके घर में भी ऐसा कुछ ना कुछ, आप कहीं ना कहीं, जब मैं ये बात कर रही हूँ, घरेलू हिंसा की बात कर रही हूँ, टॉर्चर की बात कर रही हूँ, वो वायलेंस की बात कर रही हूँ, फिजिकल वायलेंस हो, मेंटल वायलेंस हो, इमोशनल वायलेंस हो, 3 प्रकार के वायलेंस है। ऐसा नहीं कि बीवी को मारा है तो ही गुनाह है, ऐसा नहीं है। मारोगे तो ही वो दिखेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको मेंटली हरेस करता है, आपको गाली गलौज करता है, आपको बार बार इंफीरियर फील कराता है, आपको आपके पैसे छीन लेता है, आपको काम नहीं करने देता, कुछ भी है, अगर आपको मेंटल टॉर्चर दहेज के लिए, कुछ पत्नी मायके से लाने के लिए, तो वो सब भी वायलेंस ही है। कोई इमोशनल वायलेंस में हम देखेंगे तो कोई बीवी को छोड़ देता है, बीवी होते हुए दूसरी बीवी करता है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो दादरा नगर हवेली का पट्टा है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल पट्टा है, वहाँ का कल्चर ऐसा है कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, गलत नहीं है वहाँ पे वो। पर प्रॉब्लम क्या आता है जो हम देखते हैं केस में, मैं बता दूं यहाँ पे अभी कि वन स्टॉप सेंटर पे हम 150 से ज्यादा केस डोमेस्टिक वायलेंस के अब तक रिजॉल्व कर चुके हैं। और इसमें हम जो देखते हैं वो ज्यादातर अगर केस देखे तो घरेलू हिंसा के मिलेंगे, या फिर ये लिव इन रिलेशनशिप के मिलेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मिलेंगे। मुझे ये नहीं पता चलता है कि पहले तो हमको ये सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव। हमारे पास हमारी खुद की बीवी है, हमारे पास हमारा खुद का पार्टनर है, हमारे पास हमारा खुद का अगर लिव इन रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड है, तो भी हमको क्यों दूसरों के पास जाना है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये चीज। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको समझूं, 150 से ज्यादा केस ऐसे हम लोग हैंडल कर चुके हैं। और लिव इन रिलेशनशिप में मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने ऐसी बच्चियों को भी देखा है जो एलसी लेने आई है मेरे अवेयरनेस प्रोग्राम के दिन, लिविंग सर्टिफिकेट लेने आई है क्योंकि सी इज प्रेग्नेंट, और वो भी लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर से। मुझे ये कहना है यहाँ पे कि अगेन मैं बेटी पढ़ाओ की बात करूंगी, क्योंकि मुझे ये कहना है कि मैंने ऐसे केस हैंडल किए हैं जब लड़कियां रोती है कि मैडम अभी तो वो जवाब नहीं दे रहा है, अभी तो वो मेरा बच्चा नहीं रखना चाहता है, अब तो वो मेरे से शादी नहीं करना चाहता है, अभी ये बच्चे का मैं क्या करूंगी, इस बच्चे को मैं कहाँ रखूंगी, कहाँ जाऊंगी, या तो मैं मर जाऊं, अगर मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो मर जाएंगे। और हर चीज मरने पे आके क्यों अटकती है ये भी मुझे नहीं पता चलता है। महिला शक्ति केंद्र ने सुसाइड प्रिवेंशन पे भी काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दादरा नगर हवेली में सुसाइड वाला भी ज्यादा हमने देखा है। और इसके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि आज आप सुसाइड प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ये बच्ची अगर कल जाके उसके पेट में बच्चा है किसी का, और कल जाके वो सुसाइड कर लेगी, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, सुसाइड उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। उसका प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चा कहाँ पे जाके वो दे सकती है, कौन उसको पालेगा, कौन उसको रखेगा। तो ऐसी संस्थाएं हैं, वो भी भारत सरकार की स्कीम्स की है। घोड़िया घर करके है, आईसीपीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी में आप अगर कोई बच्चा चाहते हो तो वहां पे दे सकते हो, शिशु गृह में, घोड़िया घर में, वो लोग रखेंगे उसको, वो लोग पालेंगे। पर हमने ऐसे बच्चे फेंके हुए झाड़ियों में भी देखे हैं। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर ऐसा कोई चीट करे आपकी बेटी को, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, पर तो आपकी बेटी अगर पढ़ी होगी या खुद से कुछ भी कमाती होगी, तो वो कुछ ना कुछ वो खुद बच्चे को पाल लेगी। अभी तो ऐसा है कि वो खुद को भी नहीं पाल सकती है, वो खुद का खाने का नहीं सोच सकती है कहाँ से लाएगी, तो वो दूसरा अगर बच्चा करेगी तो वो कहाँ जाएगी। इसलिए बेटियों की शादी तभी कीजिए जब आपकी बेटी खुद महीने का 2-5 हज़ार रुपए कमा सके। अगर आप आपकी बेटी को खुद आत्मनिर्भर नहीं बनाते हो, मैंने पहले भी बोला कि मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप उसको पढ़ाओ ही पढ़ाओ, पर मैं ऐसा जरूर बोलूंगी कि आपकी बेटी खुद कुछ ना कुछ कमा सकनी चाहिए, उतनी कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद ही, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बेटियों की शादी भी उसके बाद कीजिए, लड़कों की शादी तो वो खुद कमा सके बाद में ही करनी चाहिए,
पर बेटियों की शादी भी वो खुद कमा सके उसके बाद ही कीजिए, क्योंकि वो कभी रोते रोते आपके घर पे नहीं आएगी कि मम्मी पापा मैं क्या करूं, और आए अगर तो वेलकम कीजिए उसको। उसको ऐसा कतई मत कीजिए कि आप अपनी जिंदगी जानो, आपको अगर प्रॉब्लम है इकोनॉमिकली तो आप वो जानो, आपने ना उसको पढ़ाया है, ना आपने उसको उस पगभर बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है कि वो खुद कमा सके, और ना ही आप अगर वो शादी के बाद वापस आए तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चूक रहे हो, क्योंकि या तो आपको उसको कुछ ना कुछ बना देना चाहिए था कि वो आपके पास आ ही ना पाए, उसको खुद से कमाने का आना चाहिए। तो आप सभी लोगों से यही मेरा निवेदन रहेगा, यही प्रार्थना रहेगी हर पेरेंट्स से, जो जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं उनसे यही विनती रहेगी। एक बेटी आपको बोल रही है, आपकी बेटी समझ लो, मैं भी आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, आपकी बेटी को आप पढ़ाइए, अगर नहीं पढ़ पाती है तो कोई कोर्स कराइए, किसी में भी उसको इंटरेस्ट हो उसमें आप उसको जुड़वाइए, पर उसको जब तक वो खुद कमा ना सके तब तक उसकी शादी मत कीजिए। वो कमा सके बाद में उसकी शादी कीजिए। मैं नहीं चाहती आपकी कोई भी घर में कोई भी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम आए, पर एटलीस्ट उसको वो हौसला रहेगा कि मेरे पास भी कुछ है, अगर मुझे कुछ तकलीफ होगी तो मैं कुछ खुद कमा पाऊंगी। और वन स्टॉप सेंटर कहीं ना कहीं ऐसे केसेस देख रहा है, डील कर रहा है उसको। मैं क्या बताऊं आपको, लिव इन रिलेशन के केस आते हैं तब हम कई बार हमको होता है कि यार ये सब क्या है, क्यों है ऐसा सब, और क्यों हम सोच को रातों रात नहीं बदल सकते, और वो भी कल्चर है, इसलिए मैं रात के रात अगर उनकी सबकी सोच को नहीं बदल पाऊंगी। पर मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कहीं पे ऐसा होता है, अगर कहीं पे आप ऐसा सुनते हो, आप देखते हो अगर ऐसा कुछ, तो आप खुद भी ऐसा समझाइए किसी को कि बेटी को पढ़ाओ, आप बेटी को पढ़ाना चाहिए, कुछ तो बनाना चाहिए। मैं भी ऐसे ही पढ़ी हूँ, कोई ना कोई मेरे पेरेंट्स को भी बोला है कि पढ़ाना चाहिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा अगर कहीं पे होता है तो आप उसको बोलिए कि नहीं पढ़ाओ आप। और वन स्टॉप सेंटर की मैं बात करना चाहती हूँ, अभी ज्यादा बात अभी वन स्टॉप सेंटर पे और 181 पे चलेगी। वन स्टॉप सेंटर 5 प्रकार की सर्विस देता है। 5 प्रकार की सर्विस में क्या क्या सर्विस है? एक तो है मेडिकल हेल्प, मतलब आपको मेडिकल सहायता वन स्टॉप सेंटर से मिल सकती है। दूसरी है पुलिस हेल्प, पुलिस की सहायता भी वन स्टॉप सेंटर से मिल सकती है। तीसरा है काउंसलिंग, साइको सोशल काउंसलिंग भी बोलते हैं हम उनको। चौथा है आपको शेल्टर, शेल्टर मतलब आश्रय। और पांचवा है लीगल एड, कानूनी सहायता। अभी हम सोचेंगे कि मेडिकल हेल्प और वन स्टॉप सेंटर का क्या लेना देना, मेडिकल के लिए तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए। मेडिकल हेल्प वन स्टॉप सेंटर ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को देता है जिसके पति ने उसको बहुत मारा है, मार के छोड़ा है, बहुत पीटा है, दारू पी के भी मारते हैं लोग। तो ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए आपको एक ही जगह पे सब कुछ फैसिलिटी मिल जाए, सब सहायता आपको एक ही जगह पे मिल जाए, इसके लिए वन स्टॉप सेंटर करके स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है, महिला एवं बाल विकास विभाग ने लॉन्च की है। और ये स्कीम, ये 5 प्रकार की सहायता आपको एक ही सेंटर पे दे देती है। अगर मेरे पास ऐसी कोई महिला आती है वन स्टॉप सेंटर पे जिसको उसके पति ने बहुत मारा है, तो ये मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं उसको दवाई कराऊं, उसको अगर बहुत लगा है तो उसको बैंडेज कराऊं। तो हम पहली सहायता तो वो करते हैं, वो केस देख के डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी केस आया तो पहले बैंडेज के लिए ही लेके जाएंगे। तो पहले उनका बैंडेज अगर बहुत मारा है तो कराना मेरा पहला फर्ज हो जाता है। दूसरा है, मैंने बताया कि पुलिस सहायता। कई बार ऐसा होता है कि महिला चाहती है कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए है, या उसके घर पे पुलिस भिजवाइए, या उसको बहुत मार रहा है, आप अभी के अभी आइए या पुलिस को भी लेके आइए। तो एफआईआर भी करनी पड़ती है कई बार। तो महिला शक्ति केंद्र खुद भी एफआईआर कर सकता है, वन स्टॉप सेंटर भी एफआईआर कर सकता है, और ऐसे एक एफआईआर मैंने की भी है। तो वन स्टॉप सेंटर आपके बिना पे और आपको ले जाके आपकी एफआईआर करने में भी सहायता कर सकती है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कंप्लेन करनी है पुलिस में, आपको नहीं पता चल रहा है,
तो आप वन स्टॉप सेंटर के उसमें हेल्प ले सकते हो कि आप अकेले हो, आप डरते हो पुलिस के पास जाने पे, आपको नहीं पता है कौन सा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे एफआईआर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप पुलिस स्टेशन आपको हेल्प करने के लिए वन स्टॉप सेंटर आपकी सहायता कर सकता है। तीसरा है साइको सोशल काउंसलिंग, मतलब आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर हमारे यहाँ कैसे काम कर रहा है या काम करता है। अगर कोई भी केस वन स्टॉप में आता है तो हम पहले वो फीमेल जो लेके आई है केस, उनको हम सुनते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि फीमेल को कोई सुनता ही नहीं है, तो सुनता नहीं है इसलिए आधा तो उसके दिल में भरा हुआ है। और कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि वो 2-3 घंटे जो बात कर जाती है उसमें मेन पॉइंट 2 से 3 ही होते हैं, मुझे पता है कि वो 2 से 3 ही होते हैं, पर फिर भी सुनिए, शांति से सुनिए, वो जो बोल रही है वो सुनिए। आप होशियार हो, आपको पता है 2-3 मेन पॉइंट है, पर फिर भी सुनिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको वो रिलैक्स हो जाएगी कि उसने किसी को सब कुछ बता दिया, नाउ शी इज रिलैक्स्ड। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर पहले महिला जो आती है, जो प्रॉब्लम में है, अगर हमारे सेंटर पे आई है तो हमारा काम है उसको सुनना, उसने जो बताया है वो हमको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है वो सच में ऐसा है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि कंप्लेनर ही विक्टिम होता है, ऐसा नहीं है कि हर महिला ऐसी होती है, पर कोई बेचारे पुरुष भी हो सकते हैं। और ऐसा एक एक केस मेरे पास था जिसमें बेचारा मुझे पुरुष लगा था, और मैंने उनको बोला था कि आई एम वेरी सॉरी कि आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प थ्रू वन स्टॉप सेंटर, मैं आपको अलग से गाइड कर सकती हूँ, पर वन स्टॉप सेंटर से महिलाओं को हेल्प देनी है मुझे, और मैं पुरुष को हेल्प नहीं दे सकती, पर उसमें क्या कर सकते हैं वो मैं गाइड कर सकती हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कभी पुरुष भी बेचारा हो सकता है, पर ज्यादातर जो इतने 150 अराउंड केस हमने डील किया है, हार्डली 1-2 केस में हमको ऐसा लगा होगा कि पुरुष बेचारा है, बाकी महिला ही बेचारी लगी है। और ये महिलाएं जब आई और कंप्लेन की मुझे, तो मुझे उसको ही सुन लेना या वो जो बोल रही है वही सही है, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम दूसरे दिन सामने वाली पार्टी को भी बुलाते हैं। महिला ने अगर बोला है कि पति ही परेशान करता है तो पति को बुलाना है, सास ससुर भी इन्वॉल्व है, ननद ननदोई भी इन्वॉल्व है, जो जो भी इन्वॉल्व है केस में, उन सबको दूसरे दिन बुलाना है, उनसे भी बात करनी है। तीसरी मीटिंग हम करते हैं कि दोनों पार्टी आमने सामने आ जाए, दोनों पार्टी से हम बात करें कि भाई कैसे, कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार फीमेल फीमेल को सपोर्ट नहीं करती है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम समझाते हैं कि ये सब चीजें संभालने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, आगे चल के ये चीजें आपको और ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैं जहां तक जानती हूँ 130 अराउंड केस, लगभग 150 में से मोर देन 130 केस तो हमने काउंसलिंग से ही सॉल्व कर दिए हैं, समझा के ही सॉल्व कर दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार से समझाने से बड़ा कोई आपके पास इलाज नहीं है। अगर कोई भी इंसान प्यार से मान जाता है तो उससे बड़ा, अगर शस्त्रों मतलब औजार की जरूरत तब पड़ती है जब लड़ाई करनी होती है, जब साथ में ही रहना है। और प्यार से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, समझाने से समझने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो पहली ट्राई हमारी यही रहती है, हम काउंसलिंग करें। कई बार अगर समझाने से प्यार से नहीं समझते हैं तो कड़क शब्दों से भी हमको बोलना पड़ता है। तो महिलाएं ऐसा भी ना सोचे कि मैडम सिर्फ प्यार से ही बात करेगी और फिर छोड़ देगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो पहले काम हम करेंगे काउंसलिंग की, मेडिकल हेल्प अगर जरूरत होगी तो मेडिकल हेल्प की, पुलिस सहायता की जरूरत होगी तो पुलिस सहायता की, शेल्टर, मैंने आश्रय की भी बात की थी, ये भी वन स्टॉप सेंटर देता है। तो आश्रय क्या है, किसको आश्रय दोगे, कब दोगे, कितना टाइम दोगे, क्यों दोगे। तो हम जो आश्रय देते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली महिलाओं को देते हैं। मैंने पहले भी बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम ब्रॉड वे में देखते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब आपके पति ने आपको मारा तो ही मैं आश्रय दूंगी, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। आपके पति, आपके सास ससुर आपको दहेज के लिए बोल रहे हो और आप घर से रात को निकल गए हो और आपको नहीं पता है कहाँ सोना है, तो मेरे सेंटर पे आइएगा, ठीक है।
और हर जिला में वन स्टॉप सेंटर है। आप वन स्टॉप सेंटर हर एक जिला में जाके उसकी सहायता आश्रय वहां पे ले सकते हो। तीसरी मैं बात करूंगी इमोशनल, मैंने वायलेंस बोला था कि अगर धोखाधड़ी है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप खुद निकल गए हो, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको नहीं रखा और अभी आप कहाँ जाओ आपको नहीं पता है, आपको मम्मी पापा के पास नहीं जाना है। मेरे पास एक ऐसा भी केस आया था जिसमें फीमेल ऐसा बोल रही थी कि मुझे मम्मी पापा के पास भी नहीं जाना है और मुझे मेरे बॉयफ्रेंड या सास ससुर वाले घर पे भी नहीं जाना है। और मैं पुलिस स्टेशन ने बोला मुझे कि मैं भी नहीं रख सकता महिला को पूरी रात अकेले यहाँ पे। तो मैंने बोला मैं आश्रय दे देती हूँ वन स्टॉप सेंटर पे, बिकॉज वी हैव दैट स्कीम। पर आप एक बात याद रखिएगा कि वन स्टॉप सेंटर परमानेंट आश्रय नहीं देता है, वन स्टॉप सेंटर अस्थायी आश्रय देता है। मतलब कि आपको वहां पे मैं 5 दिन रख सकती हूँ, 5 दिन के बाद कोर्ट ऑर्डर करा के, या ऐसे जो नारी गृह है जो नारियों के रहने के लिए जो बने हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं जिनको प्रॉब्लम है और जिनको लंबे समय तक रहना है कहीं पे, तो वन स्टॉप सेंटर भी 5 दिन में आपका केस सॉल्व करने का ट्राई करेगा। आपके मम्मी पापा को बुलाएगा, आपके सास ससुर को बुलाएगा, काउंसलिंग करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, प्यार मोहब्बत की बात करेगा, कड़क होना पड़ा तो कड़क हो गएगा जैसा मैंने बोला। और अगर फिर भी दोनों पार्टी, उनके मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा, आप और वो, कोई भी नहीं मान रहा है, उनको सुलह करनी ही नहीं है, तो फिर मैं 5 दिन के बाद अगर जरूरत पड़ी तो या तो मम्मी पापा के घर पे भेजूंगी बेटी को, या तो नारी संरक्षण गृह जो होते हैं उसमें भेजूंगी। पर मैं भी परमानेंटली नहीं रख सकती, पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, आपको आगे कहाँ रहना है क्या रहना है उसका भी इंतजाम कर सकती हूँ। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वन स्टॉप सेंटर में 5 दिन रहने के बाद महिलाओं को ऐसा लगता है कि यही अच्छा है मैडम आप यहाँ पे ही रखो, पर वो मेरे को कहीं ना कहीं उसकी छूट नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ। स्पेशल केसेस में हम लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि एक दो महिलाओं को हमको 1-1.5 महीना से ज्यादा रखना पड़ा था, तो मैंने रखा था। ऐसा भी नहीं है कि वी आर वेरी रिजिड इन अवर गाइडलाइन, फॉलोइंग अवर गाइडलाइन, पर एक्सेप्शनल केस में हम ऐसा भी करते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बात मैं हर बार मेरे सेशन में इसलिए बताती हूँ जो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि कोई भी महिला ऐसा ना समझे, चाहे कहाँ पे भी भारत में, मुझे कहीं पे भी कोई अगर सुन रहा है जो भारत में ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, इसलिए मैं बार बार भारत की बात करती हूँ। वन स्टॉप सेंटर लगभग हर जिला में है, और कहीं पे भी कोई भी महिला अगर उसका पति सास ससुर अगर वो बाहर निकल गई है, ज्यादातर हम ऐसा करते हैं कि रिलेटिव के घर जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के घर जाते हैं, आप जाइए मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने एक केस ऐसा देखा था दादरा नगर हवेली में कि एक महिला पूरी रात रोड पे सोई थी अपने बच्चे के साथ, वो केस ने मुझे हिला के रख दिया था। कोई भी महिला पूरी रात रोड पे अकेली बच्चे के साथ अगर सोती है तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नॉट वर्किंग गुड, हम अच्छा काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसी कोई भी महिला दिखती है, अगर आपको ऐसी कोई भी महिला मिलती है, अगर आप उसको नहीं रख सकते, उसके पति ने रात को बाहर निकाल दिया है, वो रात को बैठी है रो रही है घर के बाहर, आप उसको बोलिए हमारे यहाँ आ जाए, हम रखेंगे उसको। मैं हर महिला को ये कहना चाहती हूँ कि वन स्टॉप सेंटर और सखी जो स्कीम है, मेरी स्पीच में बार बार आता है ये, कि आपका मायका समझ लीजिए, आपके मम्मी पापा का घर समझ लीजिए इसको, और आप आइए हमसे बात कीजिए, हमको बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। पर बैठे मत रहिए, सहते मत रहिए, क्योंकि आप एक बार अगर सहन करोगे ना तो दूसरी बार भी करना ही पड़ेगा, और वो तीसरी बार भी होगा और होता ही रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई आज से रात को रोटी बनाएगी तो बेलन एक एक मारने का, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। पर अगर वायलेंस इस हद का है कि आपको, मैंने आगे भी बोला कि सुसाइड तक ले जाता है लोगों को, यहाँ तक नहीं एंड लाना है हमको। और इसीलिए मैं बार बार ये भी बात करती हूँ कि पढ़ाओ, वो खुद कमाने लगेगी, खुद घर ले लेगी लड़की, उसका 5 दिन को मैं संभाल लूंगी, शायद महिला गृह में ज्यादा भी संभाल लूंगी, पर वो खुद कर पाएगी कुछ ना कुछ। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं पति के घर से निकाल दी जाए तो नहीं जी सकती है,
क्योंकि ऐसी कितनी महिलाएं हम लोग देखते हैं जो विडो है और जी रही है, उसको भी नहीं पता था उसके पति अगर एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, कहाँ जाएगी, तो भी वो जी रही है, उसने अपने बच्चों को भी जीना सिखाया और पढ़ाया लिखाया। ऐसी हम महिलाएं देखते हैं जो विडो है, तो निकाल देते हैं, मारते हैं, बाद में महिला नहीं जी सकती है, ऐसा हमको सोचना ही नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं एज अ सिटीजन ऑफ सोसाइटी हमको किसी को ऐसा कमेंट भी नहीं करना चाहिए, इसकी ही गलती होगी। क्यों हम कमेंट करते हैं? हम हो सके उतना हेल्प करें कि हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम किसी को खींचे नहीं, किसी को ऊपर चढ़ाएं, आगे ले जाएं, ऐसा मैं चाहती हूँ। और मैंने जैसे बताया कि वन स्टॉप सेंटर की मैं बात कर रही थी, साइको सोशल काउंसलिंग, शेल्टर हम देते हैं, मैंने बोला महिलाओं को मेडिकल एड देते हैं। हमारे यहाँ ही केस लड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डालसा करके डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज करके ऑफिसेस, ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, जहाँ पे आपको मुफ्त कानूनी सलाह मिल सकती है, मुफ्त में। और अगर आपको कोई कानूनी सहायता चाहिए और आपका मुफ्त में महिलाओं के लिए केस भी लड़ सकते हैं वकील, और आपको ऐसी कोई सहायता चाहिए, आपको कानूनी गाइडेंस चाहिए, अगर आपको ऐसी कोई फॉर्म भरना है जिसमें कोर्ट में आपको ये डालसा के थ्रू केस लड़ सके, तो ये केस भी दादरा नगर हवेली में हम ये फॉर्म भी वन स्टॉप सेंटर पे ही भर रहे हैं, और दमन दीव भी करता है ऐसा। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आपको अगर पता है कि आपको नहीं रहना है तो आप केस के लिए भी आ सकते हो। आपको अगर नहीं पता चल रहा है, सच्ची सलाह लेने के लिए भी आ सकते हो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे चल के। मेरा केस स्ट्रांग है, नहीं स्ट्रांग है, मैं लड़ पाऊंगी, मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कोई कानूनी सहायता, कानूनी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी हमारे सेंटर पे, वन स्टॉप सेंटर पे आ सकते हो। तो हमने 5 बातें की। एक तो थी मेडिकल हेल्प, मैंने बोला कब देते हैं, कैसे देते हैं। दूसरी थी शेल्टर, साइको सोशल काउंसलिंग, पुलिस सहायता और कानूनी सहायता। तो वन स्टॉप सेंटर आया कहाँ पे है? वन स्टॉप सेंटर आया है दादरा नगर हवेली में, अगर देखा जाए तो रखोली में सरकारी दवाखाना है और उसके दूसरे माले पे वन स्टॉप सेंटर चलता है। वहां पे ही रहने की सुविधा, आपको खाने की, आप अगर बच्चे के साथ रात को आ गए तो बच्चे के साथ भी हम आपको रखते हैं। तो आप रखोली सरकारी दवाखाना पे वन स्टॉप सेंटर चल रहा है दूसरे माले पे, वहां पे आके हमारी सहायता दादरा नगर हवेली में आप ले सकते हो। जो लोग दमन के हैं और दमन में रहते हैं, वो झरी में, झरी करके एरिया है दमन में, वहां पे जाके, दमन में वहां पे वन स्टॉप सेंटर बना हुआ है, वहां पे जाके आप वन स्टॉप सेंटर की सहायता ले सकते हो। और जो दमन है वो दमन में, झरी में है, और दीव में जो है वो सरकारी अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर चलता है। तो दीव में आप सरकारी अस्पताल के वन स्टॉप सेंटर की सहायता ले सकते हो। पर मैडम, मेरे पति ने तो मेरे को रात को 2 बजे मार के निकाल दिया। रात को 2 बजे तो कौन ऑटो वाला मिलेगा, मैं तो मेन रोड पे आ नहीं सकती, मैं तो खुद चल के इतना लंबा जा नहीं सकती, ना मैंने रास्ता देखा है, जाऊंगी कैसे? आपने तो बोल दिया मेरे सेंटर पे आ जा, जाऊंगी कैसे? उसका रास्ता भी दिखाती हूँ। अगर आपको रात को 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 1 बजे कभी भी जरूरत पड़ती है, आपको वो लेडी जैसे रात को मैंने बोला कि पूरी रात रास्ते पे सोई थी, ऐसा कतई नहीं करना है। आपको कॉल करना है, 181 पे कॉल कर सकते हो आप अगर कोई मुझे सुन रहा है और वो लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है 181, 181 नंबर, 181 181 नंबर, ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। इसमें कोई भी महिला कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये कॉल कर सकती है। मैंने पहले भी बोला 24x7 चलता है, 365 दिन चलता है, छुट्टी के दिन भी चालू होता है, होली पे भी चालू होता है, कभी भी आप उस पर कॉल करो, ट्रायल के लिए कॉल करो, पर कॉल करो, आपको जब जरूरत होगी तब काम आएगा। तो 181 महिला हेल्पलाइन, उसकी आप मदद ले सकते हो। दूसरा नंबर, अगर सोच लो कि नेटवर्क का इश्यू है, बारिश का इश्यू है, आपके यहाँ 181 नहीं लगा, तो 1091 करके भी एक महिला हेल्पलाइन नंबर है। पर आप
उसके अलावा भी 112 करके नंबर है, 112 जो ऑल हेल्पलाइन है, उसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हो। ये 112 भी 24/7 चलता है, 365 दिन चलता है। और उसके अलावा 100 नंबर पुलिस का हम सबको पता है, 108 हम सबको पता है। आप एटलीस्ट जब भी प्रॉब्लम में हो तब इसमें से कोई भी नंबर कर कॉल करके आप बोलिए कि मुझे वन स्टॉप सेंटर पे जाना है, आपके जिले के वन स्टॉप सेंटर पे मुझे पहुंचना है, मुझे वहां पे पहुंचा दीजिए, आप मांगिए। 181 181 नंबर महिला हेल्पलाइन नंबर, 100 पुलिस हेल्पलाइन नंबर, आप उनको भी बोल सकते हैं कि मुझे वन स्टॉप सेंटर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 108 से आप एड्रेस ले सकते हो, आप 108 को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर वो आपकी हेल्प कर पाते हैं, या वो कोई रेस्क्यू वैन भेज सकते हैं आपके लिए, तो आप इस पे कॉल करके बताइए। पर मैडम वो तो ठीक है, मैं आपके यहाँ या तो खुद आ जाऊंगी, या तो ये कोई किसी कॉल करके कोई गाड़ी बुला लूंगी और आपके यहाँ मैं आ जाऊंगी, वो तो ठीक है। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रहता है, आप तो नहीं कंप्लेन कर रहे हो, आपको मैंने जैसे बोला कि नहीं आपको नहीं कंप्लेन करना है, आपको नहीं बोलना है, तो आपके अगर अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई लोग हैं जो ऐसी महिलाओं को देखते हैं जिन पे अत्याचार होता है, बहुत मारता है पति, बहुत पीटता है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप एक नेबर के तौर पे भी ये कंप्लेन कर सकते हो। आप बोलोगे कि मैडम मैं कंप्लेन करूंगा, फिर उसका पति मेरे पास लड़ने आएगा कि मेरी कंप्लेन तूने क्यों की, मैं मेरी बीवी का कुछ भी करूं, मारूं भी, तेरे को क्या है, ऐसा हो सकता है। पर मैं आपको ये एश्योरिटी दिलाती हूँ, आपको ये एश्योरेंस दिलाती हूँ, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपका नाम गुप्त रहेगा। आप जब कंप्लेन करते हो कि मेरे पड़ोस में ये भाई उसकी बीवी को मार रहा है और आप यहाँ पे जल्दी से आ जाइए, आपने सोच लो आपने 181 पे कॉल लगा दिया और हमारी टीम वहां पे आ गई, तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। और आप वैसे भी हम ये कॉन्फिडेंशियल रखते हैं नाम, और आप खुद भी ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा नाम मत बताना, पर मैं ये कंप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बाजू में जो बीवी मेरे बाजू में जो औरत रहती है उसको उसका पति बहुत मारता है और मेरे से अभी ये देखा नहीं जाता है। तो आप खुद भी एक पड़ोसी धर्म निभा सकते हो, आप खुद भी कंप्लेन कर सकते हो, आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो, और उसका आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे, पर आप कंप्लेन तो कर सकते हो 181 पे। मैंने बोला 181 अगर नहीं लगता है, आप 100 नंबर पे बोलिए कि हमको वन स्टॉप का काम है, हमको जोड़ के दीजिए, ठीक है। तो कंप्लेन कीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बीवी को मार रहा है तो कंप्लेन कीजिए। और कई बार मैं ये सोचती हूँ कि ये सब चीजें जो देखी जाती है वो कहीं ना कहीं व्यसन की वजह से भी देखी जाती है कि पति दारू बहुत पीता है इसलिए मारता है। अगर दारू छोड़ना है तो भी आइए हमारे पास, कुछ ना कुछ तो संस्था के नाम मेरे पास भी है जो दारू छुड़वाते हैं, तो ऐसी संस्थाओं से भी हम आपको जोड़ के देंगे। महिलाओं को कुछ भी प्रॉब्लम है, महिलाएं आके बात कर सकती है, महिलाएं आके मिल सकती है, महिलाएं आके कंप्लेन भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन कंप्लेन ही कर देनी है। अगर आपकी इच्छा कंप्लेन करने की नहीं होगी तो मैं रजिस्टर नहीं कर पाऊंगी, पर आपको बात भी करनी है तो भी आइए। आपको आपको ऐसा है कि मेरे दिल में बहुत कुछ भरा है और मुझे नहीं पता है कि आगे इसमें क्या होगा, पर कभी ना कभी तो मैं भी नहीं सहन पर कर पाऊंगी, उस दिन तो मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल दूंगी, पर वो रास्ता क्या होगा वो आज से सोच के देखिए, आज से मिल के देखिए हमको। तो 181 की बात करते हैं, ये काम कैसे करता है, कहाँ से करता है, क्यों करता है, कब से करता है। दादरा नगर हवेली में लगभग 2015-17 से ये स्कीम 181 चल रही है। ये वीमेन हेल्पलाइन नंबर जो है 24/7 जैसा कि मैंने बताया वैसे काम करता है। अगर कोई भी दादरा नगर हवेली में उसमें कॉल करता है 181 पे, तो ये कॉल जाता है 104 पे, मेडिकल हेल्पलाइन पे उसको हमने अटैचमेंट दिया हुआ है। तो अगर कोई आप 181 पे डायल करते हो और कोई ऐसा बोलता है, सामने जो रिसीव करता है कॉल वो ऐसा बोलता है कि 104 पे लगा है, तो आप बोल सकते हो कि भाई मुझे मैं महिला हूँ और मुझे प्रॉब्लम है और मुझे महिला हेल्पलाइन की हेल्प चाहिए थी, तो वो आपको वो काउंसलर से आपकी बात करा देगा और आपको हेल्प मिल जाएगी।
मैंने जैसे बोला 365 दिन 24/7 ये कार्यरत है। और अगर कुछ भी कंप्लेन है आपको, आपको आश्रय चाहिए है, आपको कोई स्कीम की माहिती चाहिए है, मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ, आपको बच्ची को प्रॉब्लम है पढ़ने में, पढ़ने का मन नहीं है, क्या पढ़ना वो आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ाना वो समझ नहीं आ रहा है, तो भी आप मिलिए। करियर गाइडेंस भी जितना हम कर पाएंगे उतना आपके लिए करेंगे, या किसी से टाई अप करके भी करवा देंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा मेन काम है। वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र और 181 विमेन हेल्पलाइन। अभी आप सोचोगे, मैंने बोला जैसे कि आप पड़ोसी हो और आप कंप्लेन करते हो, आपका नाम तो मैंने बोला कि गुप्त रहेगा, पर कई बार तो भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने तो 150 अराउंड प्रोग्राम किए हैं। पर अगर एडल्ट बच्चे हो, आप आपके घर में मम्मी पापा को में झगड़ा होता है और पापा मम्मी को मारते हैं और ऐसा बार बार होता रहता है, जैसे बच्चे अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, एडल्ट लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप सबने शायद सीक्रेट सुपरस्टार पिक्चर देखा होगा, या तो आप देखना। उसमें जो मम्मी पापा पापा जो मम्मी को बहुत मारते हैं और वो लड़की का एक जुनून होता है कि मेरे मम्मी पापा का मैं डाइवोर्स करा के ही रहूंगी। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि हर बच्चा ऐसा सोचे कि वो उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स करा दे या उसके मम्मी पापा को अलग कर दे, पर मैं ऐसा हमेशा सोचूंगी कि एज अ एडल्ट चाइल्ड ऑफ योर होम, अगर आप एक पुख्त वय के टीन एज के बच्चे हो आपके घर के, तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर मम्मी को कोई पापा बहुत मारेंगे तो हम कहाँ पे लेके जाएंगे, कौन हमारी मदद कर सकता है। जैसे वो सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान से मिलने जाती थी फ्लाइट से सॉन्ग गाने के बहाने से, तो आप हमको आके मिलिए, हमसे बात कीजिए। और मेरा मानना है कि कोई भी इंसान शादी को अगर तोड़ दे या डाइवोर्स कर दे तो सुखी हो जाता है, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, सोच समझ के, प्यार मोहब्बत से हर चीज का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ईगो साइड पे रख के सब चीज का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो एक बार अगर अगर टीनेज बच्चे भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो लोग भी ऐसा कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मार रहे हैं। पर बेटा तब ऐसा होगा कि पापा आपको भी बहुत मारेंगे। फिर अगर पापा को पता चल गया कि बच्ची ने या बच्चे ने खुद कंप्लेन की है मेरी, तो पापा आपको भी बहुत मारेंगे। पर तब आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको, मैं सिखाती हूँ आज आपको कुछ। आप कॉल कीजिए और बोलिए, पापा का जो नाम है, पापा का नाम सोच लो कि चेतन भाई है, और मम्मी का नाम सोच लो कि रीना बेन है। तो आप ऐसा बोलिए कि चेतन भाई रीमा बेन को बहुत मार रहे हैं, तो वो ना ये एड्रेस पे रहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि पारसी पाड़ा मेरा एड्रेस है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आगे का जो है वो, कि आप कोई लैंडमार्क जरूर से दे जब आप फोन करें तब। लैंडमार्क मतलब क्या, आपके अड़ोस पड़ोस की कोई बहुत प्रख्यात जगह, कोई वो शॉप भी हो सकती है, वो मंदिर भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकती है। जैसे कि हमारी टीम आपके यहाँ आती है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बोला कि खानवेल में मैं रहता हूँ, दादरा नगर हवेली का कोई है और खानवेल में मैं रहता हूँ, ऐसा अगर किसी ने बोला, तो खानवेल में पर कहाँ रहते हो, खानवेल भी बहुत बड़ा है। खानवेल पे 4 रास्ता पड़ता है, एक आगे जाता है सिंदोनी मांदोनी साइड, एक जाता है ये दुधनी साइड, तो कहाँ पे जाना है हम लोगों को। तो आप खानवेल पे भी ऐसा बोलो कि मेरी जो घर है, या ये जो हमने चेतन भाई की बात की उसका घर है, वो मिनी कलेक्टर ऑफिस के सामने है, या प्राइमरी स्कूल के बाजू में ही उसका घर है, या वो चर्च है ना उसके पीछे उसका घर है चेतन भाई का। इससे क्या होगा कि हमको वहां पे जब हम खानवेल आएंगे, तब हम पहला ऐसा सोचेंगे कि ये चर्च भाई कहाँ है, जल्दी पहुंचेंगे आप तक हम जल्दी सर्विस भी पहुंचाना चाहते हैं, हमारा ये भी कंसर्न है। तो मैं आपसे कम से कम टाइम में, हमारी टीम आपसे कम से कम टाइम मिल पाए, इसलिए जब भी आप कंप्लेन करते हो, अगर पापा के ही कंप्लेन कर रहे हो, तो मैंने बोला कि चेतन भाई रीमा बहन को मार रहे हैं और हम ये चर्च के पीछे पारसीवाड़ा में रहते हैं, तो आप वहां पे आ जाइए, ये एग्जाम्पल था। तो वहां पे टीम आ जाएगी, पर लैंडमार्क देना आप मत चूकिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और दूसरा, आपको लगेगा कि पापा को पता चल जाएगा तो पापा तो मुझे बहुत मारेंगे कि मैंने पापा की ही कंप्लेन कर दी, पर मैंने पहले भी बताया कि आपका नाम हम गुप्त रखेंगे।
आप पापा की भी कंप्लेन कर सकते हो, ऐसा कि मम्मी को बहुत मारे हैं पापा ने, बराबर है। पर अगर आपको नहीं बोलना है तो आप अपना नाम भी मत बताइए और आप पापा मत बोलिए, आप ऐसा बोलिए चेतन भाई मार रहा है रीमा बेन को, तो भी चलेगा। पर अगर मम्मी को रोज मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है, पापा रोज दारू पी के मारते हैं, तो मेरे हिसाब से ये रोज सहन करने योग्य चीज नहीं है। इसकी कंप्लेन आपको करनी ही चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब ऐसा कुछ भी अगर आपके घर में होता है तो कीजिए ही कंप्लेन, आपके अड़ोस पड़ोस में होता है तो भी कीजिए। बच्चे सोचेंगे कि हम बाजू वाले अंकल आंटी को मारते हैं, ऐसा फोन पे बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद मत कीजिए, आप मम्मी पापा को बोलिए कि मैंने ऐसा आज एक प्रोग्राम देखा था जिसमें ऐसा बताया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पापा आप बाजू वाले घर के अंकल को पहले तो आप खुद समझाइए कि ऐसा ना करे, या तो फिर पापा आप खुद ही कंप्लेन कर दीजिए ना, या मम्मी को बताइए कि मम्मी आप खुद ही कंप्लेन कर दो ना, बाजू वाले आंटी को क्यों अंकल इतना मारते हैं। तो आप ये रास्ता भी अपना सकते हो। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी भी माहिती आज आपने इकट्ठी की है, सुनी है मेरे से, या आप अगर कुछ ज्यादा जानते हो तो भी आप मिल सकते हो। अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज हैं, अगर आप खुद कुछ खुद की कोई संस्था चला रहे हो, अभी आप वॉलेंटियर बनना चाहते हो हमारे लिए, तो भी आप हमसे मिल सकते हो। मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगी हमारे एड्रेसेस और हमारी हेल्पलाइन। महिला शक्ति केंद्र, दादरा नगर हवेली में, लिख लीजिएगा, महिला शक्ति केंद्र दादरा नगर हवेली में, लेखा भवन में, तीसरे माले पे चलता है, रूम नंबर 309 में। दमन में वो कलेक्टर ऑफिस में चलता है और दीव में वो सीडीपीओ ऑफिस में चलता है। बात करें वन स्टॉप सेंटर की, तो वन स्टॉप सेंटर दादरा नगर हवेली में रखोली सरकारी दवाखाना में दूसरे माले पे चलता है। यही वन स्टॉप सेंटर सॉरी, नेटवर्क का कुछ इश्यू था। दादरा नगर हवेली में वन स्टॉप सेंटर दूसरे माले पे रखोली सरकारी दवाखाना में चलता है। दमन में वन स्टॉप सेंटर झरी करके जो एरिया है, आश्रमशाला है, वहां पे चलता है। और दीव में सरकारी अस्पताल में चलता है। तो आपको अगर कभी भी रात को अगर जरूरत पड़ती है, अगर आप मेरे सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हो, आपको पहुंचना है, तो मैंने बोला आप 181 की हेल्प लीजिए, आप 100 पुलिस हेल्पलाइन की हेल्प लीजिए, आप 112 ऑल हेल्पलाइन की हेल्प लीजिए। और ये जो दोनों स्कीम की मैंने बात की है, ये सभी स्कीमें वैसे तो भारत सरकार की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, वन स्टॉप सेंटर हो, महिला शक्ति केंद्र हो, या 181 वीमेन हेल्पलाइन हो। और 181 की मैंने गुजरात गवर्नमेंट की ऐप भी देखी है, एक एप्लीकेशन होती है जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जिसमें तो वो हिलाते हैं। अगर फोन आप हिला रहे हो, शेक कर रहे हो, तो भी उसमें जो 5 रजिस्टर्ड लोग हैं, आपके जो नियर डियर रिलेटिव, आपने जब ऐप डाउनलोड की और आपने 5 अपने नियर डियर रिलेटिव के नाम डाले हैं, उसमें उसके एड्रेस डालेंगे, तो अगर आप प्रॉब्लम में हो, एक महिला हो, रात को अकेले निकली हो और आप प्रॉब्लम में हो और आपके पास फोन है, आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, कॉल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपना फोन ऐसे जोर से हिलाते भी हो, तो भी आपने जो 5 रजिस्टर्ड नंबर है वहां पे मैसेज पहुंच जाएगा कि आपकी लड़की, आपकी बेटी अभी प्रॉब्लम में है। आपने जो 5 के नाम और एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर डाले होंगे वो एप्लीकेशन में, तो उसमें पहुंच जाएंगे। तो मेरी हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट भी है कि आपकी बेटी के फोन में अगर ऐसी कोई ऐप डाउनलोड हो सकती है तो उसको डाउनलोड कीजिए और एक बार चेक भी कीजिए कि ये वर्क कर रही है या नहीं। मैंने गुजरात में ऐसा देखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आप ये 181 हेल्पलाइन जो है वो पूरे भारत में एक्टिवेट है। ऐसा नहीं कि आपकी बेटी अगर सूरत जा रही है या वलसाड़ जा रही है तो वहां पे भी वो 181 ही हेल्पलाइन है, अगर वो दिल्ली जाएगी तो भी वही हेल्पलाइन है। तो भारत में कहीं पे भी जाती है, एक ही नंबर उसको याद रखना है, और ये ऐप भी एक्टिव है। तो आप 112 भी पूरे भारत में है, 100 नंबर भी पूरे भारत में है। तो आप ये एड्रेसेस का हेल्प ले सकते हो,
आप हमारे साथ वॉलेंटियर बन सकते हो। हमारे साथ 2 एनजीओ जुड़ी भी हुई है। और अगर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी है, आपको आईटीआई करना है तो आईटीआई तो है, पर वोकेशनल ट्रेनिंग आपको लेनी है, टेलरिंग का सीखना है, अगर आपको ब्यूटी पार्लर का सीखना है, तो खानविल अराउंड एक एरिया है, देना रेस्ती, देना बैंक के थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हॉस्टल भी है। तो वहाँ पे भी लड़कियाँ रह के अगर 10वीं फेल है, 12वीं फेल है और कुछ कोर्स करना चाहती है, तो वहाँ पे भी रह के वो पढ़ सकती है। वो गवर्नमेंट की नहीं है, पर फंडेड है कुछ। तो आप वो देना रेस्ती करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नियरली 60-70 कोर्सेज चलाती है। अथाना पापड़ जो बनाने का बिजनेस है, टेलरिंग है, ब्यूटी पार्लर है, मोबाइल रिपेयरिंग है, फोटोग्राफी है, नंबर ऑफ, मैं कई ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके भी गई हूँ, इंस्टीट्यूट भी दिखाया है कि वो आगे कुछ पढ़े, कुछ बने। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, बच्चियों को पढ़ाइए, नहीं पढ़ती है तो कुछ कोर्स कराइए, या कोई भी शॉप वो खोल पाए ऐसा भी उसको बनाइए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिला शक्ति केंद्र मैंने बोला, वहाँ पे आके मिलिए। वन स्टॉप सेंटर, मार सहन नहीं करना है। अगर फिजिकल वायलेंस तो प्रॉब्लम है ही है, पर मेंटल वायलेंस भी नहीं होना चाहिए, इमोशनल वायलेंस भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा बार बार होता है तो आप हमको मिलिए, हमसे बात कीजिए, और 181 विमेन हेल्पलाइन का भी आप हेल्प लीजिए। अगर कोई फीमेल को मार रहा है पेट में ही, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, होने दे रहा है, तो भी हमको बोलिए। अगर कोई फेंक देता है बच्चा झाड़ियों में, खुद नहीं पाल रहा है, तो भी हमको बताइए, क्योंकि उसके लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन भी है 1098 करके, उस पर भी आप कॉल सकते हो, कर सकते हो। चाइल्ड हेल्पलाइन उसको बोलते हैं, 1098। तो ऐसे बच्चे अगर कहीं पे मिलते हैं तो ये पूरा डिपार्टमेंट उसकी टेक केयर करता है, उसको अडॉप्शन में देता है। याद रखिएगा, अडॉप्शन में आप खुद नहीं दे सकते हो, या आप किसी का बच्चा जो अगर मिला है तो खुद नहीं रख सकते हो, उसको कानूनी तरीके से किसी को अडॉप्ट कराना पड़ता है, जो पूरी प्रोसीजर भारत सरकार करती है। आप या मैं किसी का बच्चा अडॉप्शन में ले या दे नहीं सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको अगर कुछ भी माहिती चाहिए, 181-100-112-1098 कॉल कीजिए, या हमारे सेंटर पे आके मिलिए। वन स्टॉप सेंटर कहाँ पे चलते हैं, मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि महिला शक्ति केंद्र का तो मैंने रिपीट कर दिया। वन स्टॉप सेंटर दीव में चलता है हॉस्पिटल में, दमन में चलता है जरी में, और दादरा नगर हवेली में CHC रखोली में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ भी तकलीफ हो तो हमको आके मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।